कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है, ये कुछ ऐसा है जिसका हम पीछा करते हैं। और ये विचार आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि हाल ही में मैंने द हिंदू में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 पर एक लेख पढ़ा। और इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि दुनिया ने तो खुशी को एक रैंकिंग वाली रेस ही बना दिया है। और इस रेस में फिनलैंड लगातार 8वें साल पहले नंबर पर है। ये तो खैर अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही, लेकिन जो बात मेरे दिमाग में अटक गई है वो है भारत की रैंकिंग। हम 118वें नंबर पर हैं। और मतलब बात को और दिलचस्प बनाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा पाकिस्तान हमसे बेहतर 109वें नंबर पर है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, लगभग 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है जो हमारी अर्थव्यवस्था का 10% भी नहीं होगी, और वो भी बार बार IMF से मदद मांग रही है। फिर भी रिपोर्ट के हिसाब से वो हमसे ज्यादा खुश हैं। ये कैसे हो सकता है? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब रिपोर्ट को बनाने के तरीके में ही छिपा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये कोई सीधा साधा सर्वे नहीं है कि कौन कितना मुस्कुराता है। इसकी जो नींव है वो गैलप वर्ल्ड पोल के एक सवाल पर टिकी है। इसे कहते हैं कैंट्रिल लैडर। कैंट्रिल की सीढ़ी, ये क्या चीज है? सुनने में तो किसी बोर्ड गेम जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसे ही समझ सकती हैं आप। इसमें लोगों से कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी को एक सीढ़ी की तरह सोचें, जिसका सबसे निचला पायदान मतलब 0 सबसे बुरी जिंदगी है और सबसे ऊपरी पायदान यानी 10 सबसे बेहतरीन जिंदगी। और फिर उनसे पूछा जाता है कि वो खुद को इस सीढ़ी पर कहाँ पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक पूरी तरह से व्यक्तिगत एहसास हुआ। मेरा 10 और आपका 10 अलग हो सकता है, पर सिर्फ इस एक सवाल से पूरे देश की रैंकिंग कैसे तय हो जाती है? नहीं, सिर्फ इससे नहीं। ये तो बस एक शुरुआत है। इस व्यक्तिगत रेटिंग को फिर 6 बाहरी कारकों से जोड़कर देखा जाता है ताकि एक पैटर्न खोजा जा सके। कारक हैं प्रति व्यक्ति GDP, फिर सामाजिक समर्थन मतलब जरूरत पड़ने पर कोई है या नहीं, उसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी, उदारता यानी दान देने की आदत, और आखिरी है भ्रष्टाचार को लेकर लोगों की धारणा। ओके, अब बात थोड़ी साफ हो रही है। GDP, जीवन प्रत्याशा, ये तो समझ आता है, ये तो डेटा पर आधारित है। लेकिन आखिरी 3, आजादी, उदारता, भ्रष्टाचार, ये तो पूरी तरह से धारणा पर आधारित हैं। मतलब किसी को लग सकता है कि बहुत भ्रष्टाचार है, किसी को लग सकता है कि कम है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो गया। बिल्कुल, और यहीं पर इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा पेंच है। ये 6 में से 3 कारक सीधे सीधे लोगों की धारणाओं पर टिके हैं। और धारणाएं तो वो क्या है कि हवा के रुख की तरफ बदलती हैं। वो समाज की असलियत दिखा भी सकती हैं और नहीं भी। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी समाज में लोगों की उम्मीदें ही बहुत कम हो तो क्या वो ज्यादा खुश महसूस कर सकते हैं? ये तो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है और यही इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। इसे बढ़ती उम्मीदों का विरोधाभास कहते हैं। अच्छा। हाँ, जिन समाजों में उम्मीदें कम होती हैं या जहां लोग मुश्किलों के कह सकते हैं आदी हो चुके होते हैं, वहां छोटी छोटी सहूलियतें भी बड़ी संतुष्टि का एहसास करा सकती हैं। इसलिए शायद वो अपनी जिंदगी को बेहतर रेट कर दें। और इसके उलट भारत जैसे शोरगुल वाले जीवंत लोकतंत्र में, जहां आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, जहां मीडिया 24 घंटे सरकार की जवाबदेही तय कर रहा है, जहां हर नागरिक को लगता है कि उसे बेहतर सड़कें, बेहतर स्कूल, साफ हवा मिलनी चाहिए, हाँ, वहां असंतोष ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये असंतोष दुख या निराशा का संकेत नहीं है। तो फिर ये किस चीज का संकेत है? ये असल में ऊंची उम्मीदों का प्रतीक है। ये एक परिपक्व होती लोकतांत्रिक चेतना की निशानी है कि लोग अब चीजों को जैसी हैं वैसी हैं मानकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा कम स्कोर शायद इसलिए है क्योंकि हम बेहतर की मांग कर रहे हैं, और जहां कोई मांग ही नहीं कर रहा वो शांत समाज ज्यादा खुश दिख रहा है। काफी हद तक हाँ। यही विरोधाभास समझाता है कि अमेरिका, जहां रिकॉर्ड तोड़ दौलत है, वो भी इस लिस्ट में फिसलकर 24वें नंबर पर क्यों आ गया है। जबकि ज्यादा टैक्स वाले नॉर्डिक देश, जहां लोगों में एक दूसरे पर और सिस्टम पर गहरा भरोसा है, वो टॉप पर बने हुए हैं। रिपोर्ट खुद ये मानती है कि एक सीमा के बाद पैसा खुशी नहीं बढ़ाता। जो चीज ज्यादा मायने रखती है
वो है सामुदायिक दयालुता में विश्वास। ये सामाजिक भरोसे वाली बात बहुत अहम है। और वैसे भी इन ग्लोबल सूचकांकों की आलोचना तो होती ही रहती है। मुझे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक 2022 का पेपर याद आ रहा है, संजीव सान्याल और आकांक्षा अरोड़ा का। उसमें उन्होंने लिखा था कि फ्रीडम हाउस जैसे कई सूचकांक असल में पश्चिमी विशेषज्ञों के एक बहुत छोटे समूह के विचारों पर आधारित होते हैं। तो क्या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी इसी तरह के किसी पूर्वाग्रह का शिकार है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। इन रिपोर्टों पर अक्सर एक खास तरह के पूर्वाग्रह का आरोप लगता है, जिसे वियर्ड बायस कहते हैं। वियर्ड, WEIRD, ये क्या है? ये एक एक्रोनिम है। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, एजुकेटेड यानी शिक्षित, इंडस्ट्रियलाइज्ड औद्योगिक, रिच यानी अमीर और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशी और भलाई को मापने के जो पैमाने बनाए गए हैं वो इन वियर्ड समाजों के नजरिए से बने हैं? बिल्कुल। ये पैमाने व्यक्तिवाद और औपचारिक संस्थाओं पर भरोसे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हाँ। जैसे सरकार, पुलिस, बैंक। और भारत जैसे समाज में जहां असली सुरक्षा कवच परिवार, दोस्त और समुदाय जैसे अनौपचारिक नेटवर्क हैं, उसे ये पैमाने पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ भरोसा सरकार से ज्यादा शायद उस पड़ोसी पर होता है जिसके पास आपके घर की अतिरिक्त चाबी है। सही बात है। या उस दुकानदार पर होता है जो महीने के अंत में उधार दे देता है। इस तरह के सामूहिक विश्वास को ये रिपोर्ट माप ही नहीं पाती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने कोविड लॉकडाउन के दौरान देखा था। हाँ बिल्कुल। लाखों मजदूर जब शहरों से अपने गांव लौटे तो वो सिर्फ इसलिए नहीं लौटे कि उनकी नौकरी चली गई थी, वो इसलिए लौटे क्योंकि उन्हें पता था कि गांव में उनका समुदाय है, उनका परिवार है जो उन्हें भूखा नहीं सोने देगा। ये वो सामाजिक सुरक्षा थी जो शहर के औपचारिक सिस्टम उन्हें नहीं दे सकते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो पलायन सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, वो भरोसे की जड़ों की तरफ वापसी थी। और ये रिपोर्ट इस तरह के अनौपचारिक सामाजिक ताने बाने की ताकत को समझने में पूरी तरह नाकाम रहती है। तो एक तरह से हम एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसके नियम किसी और ने अपने हिसाब से बनाए हैं। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट की खामियां तो समझ आ गई, इसका WIRD बायस भी साफ है, लेकिन सिर्फ आलोचना करने से तो बात नहीं बनेगी। अगर हमें वाकई में लोगों की भलाई के बारे में सोचना है तो इस रिपोर्ट से परे जाकर हम असल में कर क्या सकते हैं? ऐसा लगता है कि खुशी अब सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं बल्कि शासन की चिंता का विषय बन गई है। बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है जो गवर्नेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। लेख 3 ठोस रास्ते सुझाता है। पहला है सामाजिक पूंजी का पुनर्निर्माण। सामाजिक पूंजी, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है लोगों के बीच के आपसी जुड़ाव और भरोसे को फिर से मजबूत करना। हमारे शहर बड़े होते जा रहे हैं और हम अजनबी बनते जा रहे हैं। हमें ऐसे सार्वजनिक स्थान बनाने होंगे जैसे पार्क, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, जहां लोग मिलजुल सकें। हमें साझा भोजन, मोहल्ले के त्योहारों और अलग-अलग पीढ़ियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना होगा। ये तो हुई समाज की बात। और सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है, वो है दूसरा रास्ता। और वो क्या है? संस्थागत विश्वास बहाल करना, यानी सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते को आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। जब एक आम नागरिक को राशन कार्ड बनवाने या रेलवे का टिकट बुक कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, जब उसे पता होता है कि सिस्टम निष्पक्ष रूप से काम करता है, तो सरकार पर भरोसा अपने आप बढ़ता है। मतलब वो फिनलैंड वाला बटुए का उदाहरण, जहां लोगों को भरोसा है कि अगर उनका बटुआ खो गया तो कोई ना कोई उसे वापस कर देगा। वही, ये सिर्फ एक बटुए की बात नहीं है, ये इस विश्वास का प्रतीक है कि समाज और सिस्टम ईमानदार हैं। ये भरोसा रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। हाँ, एक तरह का मानसिक सुकून देता है। बिल्कुल। और तीसरा रास्ता जो शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, वो क्या है? वो है मानसिक स्वास्थ्य को एक आर्थिक नीति के रूप में पहचानना। ये दिलचस्प है। मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक नीति, ये कैसे जुड़ते हैं? हम अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये एक आर्थिक मुद्दा भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया गया हर एक डॉलर बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता के रूप में $4 का रिटर्न देता है। $4 का रिटर्न, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, एक तनावग्रस्त, चिंतित और दुखी आबादी कभी भी एक उत्पादक आबादी नहीं हो सकती। इसलिए टेलीमानस, जो एक 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, या माइंड इंडिया जैसे कार्यक्रम सिर्फ अच्छी पहल नहीं है, ये एक स्मार्ट आर्थिक निवेश भी हैं। तो कुल मिलाके अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो शायद भारत की 118वीं रैंक निराशा की वजह नहीं है। शायद ये इस बात का सबूत है कि भारतीय अब चुप नहीं बैठते। हम बेहतर जीवन की, साफ हवा की, निष्पक्ष शासन की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये असंतोष नहीं, ये महत्वाकांक्षा है। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं है और लगातार बेहतर होने का प्रयास कर रहा है। शायद असली खुशी उस शांति में नहीं है जो कुछ न चाहने से मिलती है, बल्कि उस बेचैनी में है जो बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, तो अंत में हमें यही सोचना होगा। शायद 118वीं रैंक का मतलब ये नहीं है कि भारतीय दुखी हैं। शायद इसका मतलब यह है कि भारतीय अभी भी बेहतर की तलाश में हैं। और ये तलाश ही जिंदा और प्रगतिशील होने की सबसे बड़ी निशानी है। और यही विचार हम आज की इस चर्चा के अंत में छोड़ जाते हैं। क्या किसी देश की खुशी को केवल एक रैंक में समेटा जा सकता है, या क्या बेहतरी के लिए ये निरंतर प्रयास और बेचैनी ही असल में प्रगति और भलाई का सच्चा संकेत है? इस विषय पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के साथ।